इनसे स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 13 एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों ही कर लेंगे कवर, कोई वर्ल्ड का क्वेश्चन होता है ऐसा नहीं है केवल इंडिया करना है, तो इंडिया और वर्ल्ड दोनों ही है इसमें। पहला क्वेश्चन है, डिफाइनिंग योर ब्लू रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर पिसिकल्चर डेवलपमेंट इंडिया। इसको अवॉइड करते हैं, बहुत सिंपल है, सीधा है बहुत। ब्लू रेवोल्यूशन वैसे भी घर जाके कर लेना, मॉडल आंसर देख लेना, मतलब इसमें कुछ है नहीं एनालिटिकल, है ना। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई नया डेवलपमेंट है, कोई किसी ने कोई केस स्टडी किया, वो एड ऑन करना है ना। बाकी इसको नहीं। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। मेंशन द एडवांटेज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस because of which the year 2016 was declared as the international year of pulses by United Nations। अब जरूरी नहीं है 16 में आया तो दोबारा नहीं आएगा, उस टाइम तो था, लेकिन दोबारा पल्सेस का कभी भी रेलिवेंस है। और अब अगेन बार बार गवर्नमेंट बजट में या स्कीम्स के थ्रू फोकस कर रही है, श्री अन्न के नाम से जो भी ना, तो करेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। 10 मार्कर, 50 वर्ड, 7 मिनट, स्टार्ट। पल्सेस। अच्छा, वो मिलेट्स का बता दिया मैंने, श्रीन वाला कोई नहीं, पर पल्सेस का है क्वेश्चन, पल्सेस पे करना है। टेस्ट पेपर मैंने सबको भेज दिया ऑनलाइन।
टाइम ओवर। चलो भाई, थोड़ा पल्सिस के बारे में बता देना। उस साल क्वेश्चन आया था तो क्या थीम थी, क्या ईयर ऑफ पल्सिस था, है ना, कैसे एसडीजी डेवलप अचीव करने में भी हेल्प करेगा, पूरा पॉवर्टी हंगर सबके लिए। एक इंट्रोडक्शन के बाद मेन क्वेश्चन आता है, एडवांटेज क्या है। अभी एडवांटेज इसलिए लिखवाई है क्योंकि अगेन जनरली कभी भी आ जाएगा पल्सेस का, मिलेट्स का, तो क्वेश्चन ये कॉमन चीजें रहती हैं, तो आपके दिमाग में होना चाहिए। दो तरीके, एक तो पहला आप ये सभी लिख देंगे, ये तो सारे साथ के साथ कीवर्ड होना चाहिए। फिर उसके अंदर क्या चीज हो रही है वो पता होना चाहिए। फिर उसके साथ कोई मैप या एग्जाम्पल दे सकते हो, वो इस लेवल पे करना है। तो न्यूट्रिशनल बेनिफिट ठीक है सब बोलेंगे, पर कैसे है, फिर आप कोई डेटा दो कि भाई ट्वाइस ज्यादा प्रोटीन है इसके अंदर, प्रोटीन ट्वाइस है, प्रोटीन ट्वाइस एज ऑफ सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस, व्हीट और राइस से ट्वाइस ज्यादा प्रोटीन है, तो ऐसे सब्सटेंशिएट करना है इसको। फिर अगला आप बोल रहे हो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, वो लिखेंगे सभी, पर कैसे है, क्योंकि पानी कम चाहिए, तो कई लोग बोलेंगे रिक्वायर लेस वाटर, आप क्या बोलोगे, दे हैव लो वाटर फुटप्रिंट। ये कीवर्ड यूज करने हैं आपको कि वाटर फुटप्रिंट कम है इनका। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन से फायदा क्या होता है, जब ऑलरेडी इन्होंने नाइट्रोजन फिक्स कर दिया है तो हमें ऊपर से फर्टिलाइजर डालना कम पड़ेगा, तो फर्टिलाइजर कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, उसमें आप बताओगे कितना, इट सेव अप फ्रॉम 30 to 70 kg ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। मतलब ये सब्सटेंशिएशन करना है आपको, तब जाके वो एक लेवल ऊपर बढ़ेगा। सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, कैसे, बिकॉज सॉइल का जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है वो बढ़ जाता है ठीक है। देन फूड सिक्योरिटी इंश्योर करेगा, और वो भी कहाँ पे, जो वनरेबल एरियाज हैं, जैसे जहाँ पे ड्राउट आता है, सेमी एरिड रीजन है वहां पे, क्योंकि पल्सिस आर दे आर मोस्टली ड्राउट रेसिस्टेंट, तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी। ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हो SDG 1 and 2। फिर उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गवर्नमेंट स्कीम भी साथ साथ डाल सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, जो जो आपको लग रहा है साथ साथ। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे इसके, लो इनपुट होता है इनमें, ठीक है, और हाई प्राइस पे बिकते हैं, तो फार्मर को क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट है। तो ये आपकी डायमेंशन चल रही है, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, फूड सिक्योरिटी, सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट। फिर आएगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। वैसे तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बहुत फायदे हैं, वो सारे ऊपर कई लिख चुके हो, लेकिन एक और जो अलग है इन सबसे वो लिख दो, इट ब्रेक द पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। अगर आप सेम क्रॉप लगाते तो वही पेस्ट और वही डिजीज आती रहती है, वो साइकिल ब्रेक होगी, अब अगला, फिर तो आप कहीं ना कहीं पेस्ट और डिजीज से अटैक से बचते हैं। और लास्ट में क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप है, बस ये एडवांटेज आ गई। फिर लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, इंडिया में कैसे और इसको बढ़ा सकते हैं हम, या कंक्लूड कर लो। ठीक है, सिंपल था लिखवाने के वैसे पर्पस, ये रिपीट हो सकता है या कहीं भी यूज कर सकते हो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिस चीज पे गवर्नमेंट का लगातार फोकस रहता है वो हमें कर लेना चाहिए बार बार, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पल्सेस, मिलेट्स, इन पे क्वेश्चन बनते ही है। ठीक है, आ जाओ, मेंशन हो गए। नेक्स्ट इज, वेयर एज द ब्रिटिश प्लांटर्स had developed the tea garden all along the Shivaliks and lesser Himalayas from Assam to Himachal Pradesh. In effect, they did not succeed beyond Darjeeling area. अब ये क्या है, ये फंडामेंटल नहीं है, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। तो बेसिक फंडामेंटल को यूज करके आप एनालिसिस करोगे कि दार्जिलिंग के बियॉन्ड क्यों नहीं गए वो। ठीक है, एक्सप्लेन, 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स, 7 मिनट स्टार्ट। पॉइंट्स नॉलेज वही यूज होगी, बस उसको फ्रेमिंग अलग होती है। एनालिटिकल क्वेश्चन में यही बात होती है कि आप अपनी लैंग्वेज को फ्रेम कैसे कर रहे हो, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेम कर लो उसको, बस जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट करो। टॉपिक पॉइंट्स वही रहेंगे सब सेम। और जब इतने हम यूपीएससी के क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारे को आइडिया लग जाता है, दिमाग वैसे काम करने लग जाता है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और मेरे को ब्रेक कैसे करना है। तो जब फाइनल एग्जाम में तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा, तुम बहुत फेमिलियर रहोगे क्वेश्चन के साथ, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इतने प्रैक्टिस कर ली है, रोज तुम 6-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो।
चलो भाई, टाइम ओवर। क्वेश्चन आ गया था समझ में? मेन क्वेश्चन की अभी उन्होंने सब जगह पे की प्लांटेशन, है ना, पूरे इंडिया में, लेकिन दार्जिलिंग ही क्यों हॉटस्पॉट बना था, वहीं पे क्यों सक्सेस हुई और बाकी जगह पे नहीं हुई सक्सेस? ठीक है ना, तो वो पहले हम सर बताएंगे भी दार्जिलिंग ही क्यों, वो और फिर क्वेश्चन बताएंगे पेपर कि फिर से भेजिए ना प्लीज। क्या कह रहे हो। क्वेश्चन पेपर फिर से भेजिए ना, डाउनलोड नहीं हो रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर नहीं भेजा? नहीं भेजा सर, वो डाउनलोड नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, और किसका डाउनलोड नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है सर, फिर से भेज दीजिए। किसी का ही नहीं हो रहा क्या? हम्म। हम्म। कई बार क्या होता है, जैसे मेरे को भेजा टीम ने, मैं आपको भेजता हूँ तो वो लिंक शायद एस्टेब्लिश ब्रेक हो जाता है। हम्म। हाँ, सर पिक्चर भेजो। फॉरवर्ड फॉरवर्ड ठीक है, करने मैं के पिक्चर बजाय भेज ना देता सर हूँ आप एक बार। शेयर कर दीजिए। बाकी क्लास क्या दोबारा भेज देंगे फाइल, तो अभी पिक्चर से काम चला लो, एक बार मैं भेज देता हूँ। अब चेक करना सुरम्या और गौरव सब बाकी सब जो है अभी। अब मिल गया जो बच्चे हैं उनको सबको? ठीक है। तो देखो, पहले मैं आपको बता रहा था कि भाई दार्जिलिंग में हम्म। क्यों सक्सेस हुआ था, उसका बताओ आप। देखो, यहाँ पे लर्निंग का पर्पस यही है कि आपको नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा जनरेट हो, है ना। आप क्लाइमेट सभी बोलेंगे, क्लाइमेट के अंदर कितने पॉइंट बताने हैं, वो है इंपॉर्टेंट बात तो ना। तो पहला आप देखो, लिखोगे आइडियल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ज्योग्राफी ऑप्शन वाले तो लिख लेंगे एग्रो क्लाइमेटिक, बाकी बच्चे केवल क्लाइमेट ही लिखेंगे। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक, एग्रो इकोलॉजिकल, ये वर्ड यूज करने हैं। एग्रो क्लाइमेटिक से ऊपर हायर लेवल होता है एग्रो इकोलॉजिकल, जिसमें और पैरामीटर ज्यादा कंसीडर करते हैं। तो आप लिख सकते हो एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन वहां पे सूट कर रही थी, क्योंकि दार्जिलिंग का अपना एक माइक्रो क्लाइमेट है। देखो यहाँ पे लिखा यूनिक माइक्रो क्लाइमेट, आपको जब आप ऐसे वर्ड लिखते हो तो इसका मतलब आप बहुत करीब जाके उसको एनालाइज कर रहे हो, ऊपर ऊपर से नहीं कर रहे। एन एग्जामिनर विल अप्रिशिएट, जो हायर लेवल के बंदे होते हैं वो यही करते हैं। समझ रहे हो, ये वाला जो पीक पे होगा ना स्टूडेंट, वो ये करेगा। भाई वहां का अलग माइक्रो क्लाइमेट है, और सर मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, फिर मैंने सारे फीचर दे रखे हैं आपको कि वहां पे इतनी ह्यूमिडिटी है, इतने एल्टीट्यूड पे वो इतना रेनफॉल होता है, ऐसी सोइल है, लोमी वेल ड्रेन्ड वो सॉइल। तब आपने बताया इसका एक यूनिक माइक्रो क्लाइमेट है, इसलिए यहाँ पे सक्सेसफुल हुई थी। बाकी जनरल जिसको एक नंबर लेना वो लिख देगा अलग क्लाइमेट है, बस इतना ही। उसके आगे भी जाना है एक लेवल ऊपर। फिर आप देखोगे वहां पे जोग्राफिकल एडवांटेज थी उसकी, क्योंकि उसके पास प्रोक्सिमिटी में पड़ रहा था कोलकाता पोर्ट, तो एक्सपोर्ट होना वो सारी चीजें। और उसके बाद दूसरा वहां पे दार्जिलिंग हिमालयन जो रेलवे वो डेवलप की थी, तो रेलवे डेवलपमेंट हो गया। ये आपने ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से लिंक किया इसको। फिर इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी ब्रिटिशर्स की काफी वहां पे सपोर्ट था। फिर उसके बाद स्किल्ड लेबर अवेलेबल थी, है ना, नेपाल से और वहां से आसपास से, और मैनेजमेंट वहां पे ठीक थी। तो ये तो हो गया रीजन फॉर द सक्सेस। अब आप बताओगे अलग अलग जगह पे फिर सक्सेसफुल हो कि नहीं पाया उसके बियॉन्ड। 13, ये रहा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने मॉडल आंसर दे रखा है, इसको आप देख लेना। ठीक है, ये सेकंड हमने डिस्कस किया पल्सिस वाला, एक मैप बनाना था कहाँ कहाँ पे पल्सिस है, फैक्ट्स सब दे रखे हैं। ये थर्ड क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे इसके बियॉन्ड क्यों नहीं कर पाए सक्सेस। तो रीजन फॉर द लिमिटेड सक्सेस बियॉन्ड, वहां पे जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, कांगड़ा, कुमाऊं, असम, इन सब में मैंने अलग अलग एग्जांपल लेके दे रखे हैं विद द केस स्टडी, कि कांगड़ा के टीम में ये दिक्कत हुई, वहां पे ये दिक्कत हुई। ठीक है, तो ये आपको बताना है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और आइसोलेशन, है ना, कनेक्टिविटी, ये सब चीजें नहीं थी। फिर कई जगह पे डिजीज हो जाती थी, एनवायरमेंट और डिजीज उतना आइडियल नहीं था जो दार्जिलिंग में था। फिर एक सोशो इकोनॉमिक एंड लेबर इश्यूज। ठीक है, फिर एक मार्केट परसेप्शन बन गया था। आप खुद सोचो, जब नाम आता है फिर दार्जिलिंग टी का अलग बन जाता है, तो ये आप मार्केटिंग सेंसिटिव बताओ कि मार्केट एक परसेप्शन बन गया था रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ, और उसकी ब्रांडिंग होगी थी। तो ये 5 फैक्टर आपने बताए। फिर दोबारा कुछ और क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे पास फैक्टर होने चाहिए। ये अगेन तुम टेम्पलेट रेडी कर रहे हो, फिर किसी और क्रॉप का आ जाएगा, फिर तुम 5 फैक्टर वही डालोगे, एग्रो क्लाइमेट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी बातें, लेबर वेबर, ट्रांसपोर्ट, दिमाग लगाओगे बस। पैरामीटर चेंज, पैरामीटर वो रहेंगे, अंदर वाली बातें चेंज हो जाएंगी। फिर बताओगे उसके बियॉन्ड सक्सेस क्यों नहीं हुआ, फिर ये उन्हीं फैक्टर्स को फेलियर दिखा देना अलग जगह पे। यही है बस, तो एक अप्रोच आ जाती है, टी बाई क्यू से अप्रोच सीखते हैं कोई भी क्वेश्चन आए। फिर आओ स्ट्रेटेजीज टू रिवाइव द टी कल्टीवेशन इन अदर रीजन। अब मान लो हमें पता है कि फेलियर हुआ है, पर इसको रिवाइव भी तो करना है कहीं ना कहीं।
अब इसमें आप बता दो कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है आपको, रीजन स्पेसिफिक कल्टीवेशन करना है, ठीक है, पॉलिसी सपोर्ट देना है, ठीक है, स्ट्रेंथन लेबर एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, इस तरीके से आप कर लो। फिर ब्रांडिंग और मार्केट, बाकी मतलब जो लिमिटेशंस थी उन्हीं को वे फॉर्म में 5 मत लिखो कि 10 नंबर का क्वेश्चन था, 2 या 3 में लिख दो। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर इसलिए देता हूँ कि इसके अलावा भी क्वेश्चन आ जाए या बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। बस अप्रोच देख लीजिए, अपने को ऐसे अप्रोच करना था इस क्वेश्चन को कि क्या दार्जिलिंग क्यों सक्सेस था, बाकी जगह पे क्यों नहीं हुआ, और आगे क्या करना चाहिए बाकी एरियाज के लिए। चलो। Why did Green Revolution in India virtually bypass the eastern region despite fertile soil and good availability? पुराना है, ये कर सकते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन का ना, क्यों, ये सिंपल है, इसको रहने देते हैं। ये करेंगे लास्ट वाला। डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ठीक है, इंडिकेट द मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज फेस्ड बाय देम। क्योंकि ये क्या हो गया, किसी एग्रीकल्चर के आप एनवायरमेंटल इशू वाला टॉपिक टच कर रहे हो, फिर इससे रिगार्डिंग किसी और का आ जाएगा, अगली बार पाम कल्टीवेशन का आ जाएगा, तो पैरामीटर तो वही रहेंगे ना लगभग लगभग। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करो आप, ये आपका टेम्पलेट सेट करेगा। 11 मिनट्स। तो ये भी हमें समझना है पीवाईक्यू कौन सा करना है, कैसे करना है, क्या उसमें अप्रोच होनी चाहिए, क्या उससे लर्निंग करनी है। ये भी नहीं है फिर सारे ही करे जा रहे हैं ऐसे ही, और समझ उससे लर्निंग नहीं ले रहे हम। जो भी क्रॉप का क्वेश्चन लिखो उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन जरूर लिखना, इस क्रॉप के लिए ये कंडीशन रिक्वायर होती है और ये इस एरिया में मिलता है। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट जरूर लिखना है आपको। इस क्रॉप चाहे ब्रैकेट में लिख दो, चाहे साइड में ब्लॉक बना के लिख दो, कैसे भी लिख दो, उसको दिखाओ अपनी ज्योग्राफी की नॉलेज आपको, कि सर इसमें चाहे मैप पे बना के लिख दो कि इन एरिया में मिलता है और इसके लिए ये कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो आपने दो चीज भले ही एक्सप्लिसिटली नहीं पूछा था आपने, पर ये इम्प्लिसिट डिमांड होती है जो आपके आंसर को ज्योग्राफिकल टच देगा। लोकेशन कहाँ मिलता है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि टी वाले में हमने लिख ही दिया था, लास्ट वाले में, दार्जिलिंग वाले प्लांटेशन वाले में, इसमें नहीं पूछा तब भी लिख दो।
चलो भाई हो गया टाइम आउट। चलो देखते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूशन में पहले तो मैंने यही कहा था कि इंट्रो ब्रीफ सा कर दो कि ज्योग्राफिकली द रबर कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल वो रीजन जो है। और उसमें भी कंडीशन बता दो विद वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट एंड अबंडेंट रेनफॉल। तो कंडीशंस भी होगी और लोकेशन बता दिया, फिर एक मैप बन जाएगा वर्ल्ड का। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अलग से पूछा हुआ है तो अलग अलग आप बताओगे रीजन वाइज। तो पहले आपने साउथ ईस्ट एशिया में बताया है ना, तो भाई थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, इनमें अगर याद है कितना कोई परसेंटेज करता है प्रोड्यूस तो ठीक है ऑफ द ग्लोबल सप्लाई जो भी है। अदरवाइज इतना तो लिखना ही था। ठीक है, फिर अगले में रीजन है आपका साउथ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। जो अलग अलग रीजन्स हैं उनमें आप डिस्ट्रीब्यूशन बता दो। अब ये है मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो हमें देखने हैं। अभी इसमें आगे इस सब में लग जाएगा, इसलिए हमें याद करना है। सबसे पहले कोई भी हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो डिफोरेस्टेशन आएगा। उसमें फिर बताओ कितने लैक्स ऑफ हेक्टेयर आपका डिस्ट्रॉय हो गया, कितना कार्बन सिंक डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, ये सब बातें हो जाएगी। 2.5 लाख हेक्टेयर डिस्ट्रॉय है फॉरेस्ट आपके। फिर बायोडायवर्सिटी लॉस बताओ, कुछ किसी एरिया का केस स्टडी दे सकते हो वो दे दो, या किसी स्पीशीज का लॉस दिखा सकते हो वो बता सकते हो आप। ओरंगुटन्स दिखा दिया हमने। ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट भी होगा। ठीक है, फिर सॉइल डिग्रेडेशन होगा, जैसे केरला का एग्जाम्पल दिया रबर कल्टीवेशन से। फिर आप वाटर पॉल्यूशन का एग्जाम्पल दो, क्योंकि एग्रीकल्चर रन ऑफ होएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपने दिया सल्फेट एफ्लुएंट्स इन मलेशिया। तो यहाँ पे कोई वर्ल्ड का क्वेश्चन था, अलग अलग एग्जाम्पल देने ये नहीं है कि कहाँ पे वाटर हो रहा है, कहाँ पे सॉइल, कहाँ पे अलग अलग करो। ठीक है, फिर क्लाइमेट चेंज का नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन होगा फर्टिलाइजर से। सोशल कन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगी उसके कारण। तो ये सब हमारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स है। ठीक है, डिफोरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन कन्फ्लिक्ट, सॉइल, वाटर, क्लाइमेट चेंज। अब इनके अंदर कहाँ के एग्जाम्पल दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर अब क्योंकि ये प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे आप इसको एनवायरमेंट, क्योंकि रबर भी जरूरी है और एनवायरमेंट को भी बचाना ही है। तो आप इसमें करो इंटरक्रॉपिंग एक लेके आओ। ठीक है, जहाँ पे आप रबर के साथ कोई इंडिजीनियस या नेटिव ट्रीज को भी लगा रहे हो। ठीक है, ताकि वो भी लगे रहे। या फिर एक और एग्जांपल हो गया, अगर दो एक साथ कर लो इंटरक्रॉपिंग में, यहाँ पे दिखा दो रबर इंटरक्रॉपिंग इन थाईलैंड। तो यहाँ पे थाईलैंड का एग्जांपल दिया आपने, जहाँ पे रबर के साथ वो लोग कॉफी लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो इंटरक्रॉपिंग करो, एक करो इम्प्लीमेंट रोबोस्ट सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। तो जहाँ पे उन्हीं को सर्टिफाइड करो प्लांटेशन को जो फॉरेस्टेशन नहीं कर रही है, सस्टेनेबल तरीके से आप क्या कर रहे हो, रबर की कल्टीवेशन कर रही है। तो यहाँ पे एक वर्ड और क्या आ गया आपका, सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग। एक मैंने आपको साइंस का बताया था, ठीक है ना, तो साइंस वाला डाल सकते हो, एडवांस इको इनोवेशन। इनोवेशन में आप लोग सेंसर या ड्रिप इरिगेशन ऐसी चीजें लिख के आओगे कि आपकी जो फार्मिंग है दैट इज इकोलॉजिकली फ्रेंडली। इसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, इससे आपके रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होगा, रिसोर्स वेस्टेज कम होगा। और लास्ट आप यूज करो सर्कुलर इकोनॉमी, की वेस्टेज कम हो, उन्हीं को वापस रीयूज कर लो, ताकि कंजप्शन ही डिमांड ही थोड़ी कम हो इसकी। इन तरीके से हम ये एनवायरमेंट का जो कंसर्न है उसको एड्रेस कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम पढ़ने में थोड़ा क्वेश्चन लगता है कैसा है, फिर उसको ब्रेक कर लेते हैं कंपोनेंट्स वाइज तो फिर हमें आइडिया लग जाता है, और बार बार इसको कर लेंगे तो बहुत फेमिलियर हो जाएंगे मुझसे। टेस्ट नंबर ओवर हो गया ना 13, 14 पे आओ। 14 भी भेज देता हूँ पहले आपको। सॉफ्टवेयर। चलो टेस्ट मैंने 14 भेज दिया, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 14 है आपका इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड और अर्बनाइजेशन। account for the present location of iron and steel industries away from the source of raw material
बाय गिविंग एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 1, 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स, 11 मिनट्स। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है इसमें। इंडस्ट्री में कॉमन वही है, जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो फैक्टर्स हैं उन्हीं से आंसर बन जाता है। ये अच्छी बात है। तो फैक्टर्स आपको बस पता हो तो सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। अलग अलग फैक्टर बताओ क्यों वहां पे ये है, यहाँ पे रॉ मटेरियल उनके एग्जांपल, फैक्टर और एग्जांपल और मैप, ये डायग्राम ऐसे होगा।
चलो और देखो, इंडस्ट्री वाले क्वेश्चन में ज्यादा होगी नहीं दिक्कत। बेसिक बेसिक फैक्टर जो है ना वही आपको लिखने हैं। अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, थोड़ा आयरन के बारे में बता दो, कुछ फैक्टर्स है ना, पॉलिसी जो भी हो। उसके बाद आप बताओ कहाँ कहाँ प्लांट्स हैं, एक मैप बनेगा। फिर इसके फैक्टर्स के रॉ मटेरियल के अलावा जो फैक्टर्स हैं वहां पे प्लांट्स क्यों एस्टेब्लिश हुए हैं। कुछ तो प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट होंगे, मार्केट के आसपास होंगे। कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। ठीक है, उनके एग्जाम्पल के साथ बताना है आपको। कई जगह पे एक्सपोर्ट हो रहे होंगे। ठीक है, कई जगह पे टेक्नोलॉजी और कैपिटल मिल गया होगा। कई जगह पे ऑलरेडी इंडस्ट्रियल हब होगा। ठीक है, कई जगह पे गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर कर रही होंगी, और कहीं पे एनर्जी। बस, और लास्ट में है ग्लोबल सप्लाई चेन, जो मान लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पोर्ट के पास जो लोकेशन होती है ना, कई जगह में सप्लाई करते हैं, कई जगह से हम मान लो कोकिंग कोल हो गया वो इंपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये 6-7 फैक्टर जो है आपको लिखने थे। अब ये 6-7 फैक्टर का फायदा ये है कि जब भी आयरन स्टील के क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल, कोई फैक्टर आपका यूज हो जाएगा। इंडस्ट्री के लिमिटेड एक आप कर लो, मिनरल आयरन और इन सब का एक कर लो, एग्रो बेस्ड का, ऐसे अलग अलग सेक्टर के कर लो। एक सर्विस सेक्टर के लोकेशन देख लो, तो उनमें से कोई ना कोई सेट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्रो बेस्ड का फिर। डिस्कस द फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री लगी है उसके पीछे क्या फैक्टर्स है। 10 मार्कर 7 मिनट्स।
अलग से तुम्हें कोई कॉपी नहीं मिलेगी, कोई बुक नहीं मिलेगी, नोट्स से मिलेंगे मेंस रेडी करने के लिए। यही क्वेश्चन होता है जो वे फ्रेमवर्क रेडी कराते हैं मेंस का। क्योंकि ज्योग्राफी हम प्री में पढ़ लेते हैं, मेंस पे कैसे अप्रोच करनी है वो इन्हीं क्वेश्चन से हमें आइडिया लगता है कि क्या पढ़ना है। सेम मॉडर्न हिस्ट्री में भी, बस वो थीम्स कवर कर लेंगे तो फिर हो जाएगा। चलो भी, ओवर। डिस्कस द फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो वेस्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पहले आप बता दो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया का ही कवर करना है, इसको चाहे छोड़ देना है। तो मैंने ओवरऑल मैप दिया मेगा फूड पार्क्स का, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का अलग से बना के आप बता सकते हो। फिर इसमें देखो क्या क्या फैक्टर्स है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। एक तो अबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल है। एग्रो बेस्ड पूछा तो यहाँ पूरा लैंड ही मतलब एग्रीकल्चर डिवोटेड, हरियाणा पंजाब इधर का हो गया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफी आई है, ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। फिर एग्जांपल आप दोगे, पंजाब राइस मिल इन अमृतसर लुधियाना थ्राइव ड्यू टू द एक्सटेंसिव पैडी कल्टीवेशन। फिर आप बताओगे प्रोक्सिमिटी टू मार्केट, है ना। एनसीआर रीजन है, गुड़गांव है, फिर एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है यहाँ से। तो मार्केट हो गया, डिमांड है काफी, ठीक है। रॉ मटेरियल हो गया, मार्केट हो गया, यानी कि फैक्टर वही लगेंगे सारे इंडस्ट्री वाले। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल दो, रेलवे रोडवे NH 44। इस ठीक है, हिमाचल प्रदेश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की कनेक्टिविटी है, अभी अपन जम्मू कश्मीर तक भी दे सकते हो आप। फिर आप बताओ गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इंसेंटिव्स कैसे यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, पंजाब का एग्रो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का एग्जांपल दो लोकल, ठीक है। फूड पार्क्स बताओ कहाँ कहाँ पे, पंजाब में हरियाणा में यहाँ पे। फिर आप बताओगे अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर और टेक्नोलॉजी एंड फिर वाटर एंड लैंड अवेलेबिलिटी, काफी प्लेन लैंड है, वाटर अवेलेबल है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। क्लाइमेट एंड एग्रो क्लाइमेटिक एडवांटेज, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोल्ड स्टोरेज और ये सारी चीजें। और लास्ट में डेयरी इंडस्ट्री ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे डेयरी भी काफी है, पंजाब में वेरका का एग्जांपल दे देना, हरियाणा में वीटा के एनर्जी प्लांट्स है। एक डेयरी वाला एंगल, क्योंकि एग्रीकल्चर में अलाइड एक्टिविटीज को इंक्लूड जरूर करना, केवल एग्रीकल्चर से नहीं, ठीक है। फिर ये इस तरीके से आप खत्म कर सकते हो। इस टेस्ट में एक क्वेश्चन और करेंगे, है ना, बाकी तो दोनों हो जाएंगे, बस ये एक क्वेश्चन और करते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लगभग सिग्निफिकेंस पूछा है, तो वही एम्प्लॉयमेंट एक्सपोर्ट वो सारी बातें आएगी, बस स्पेसिफिक करना है, वो मॉडल आंसर देख के एक बार लिख लेना। आइडेंटिफाइंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक्सप्लेन देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे ये लास्ट वाला, एनालाइज द फैक्टर फॉर हाईली डिसेंट्रलाइज कॉटन इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो उसके भी अलग अलग वो फैक्टर्स हम दो ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन फैक्टर से रिलेटेड, तो फैक्टर वाला भी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन करेंगे हम जो करना है, स्मार्ट सिटीज इन इंडिया कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेजेस। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ रूरल अर्बन इंटीग्रेशन। 200 वर्ड्स, 12.5 मार्क्स, 9 मिनट्स स्टार्ट। ये लो।
2 मिनट हो गई। पेन नहीं चल रहा बच्चों का क्वेश्चन क्या बात है। अब पेन मत रोको, चलाओ, दिमाग चलाओ, पेन अपने आप चलेगा।
और ठीक है, जैसा भी आता है मैनेज तो करना ही था। बाकी देखते हैं पैरामीटर क्या दे। लेकिन अब लिख लोगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले तो आप बताओगे भाई ये जो को है एक रूरल अर्बन कंटिनम या एक शो करता है नीड फॉर द इंटीग्रेटेड रूरल अर्बन डेवलपमेंट, है ना। तो स्मार्ट सिटीज के लिए स्मार्ट विलेज का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा अर्बन स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, वो वाला कंसेप्ट पूछ रहा था, स्मार्ट विलेज को डेवलप करो आप। अब देखो इसमें क्या लिंकेज भी बता सकते हो, आपकी फूड और रॉ मटेरियल का लिंकेज है। जैसे एग्जांपल पंजाब और हरियाणा के जो विलेजेस है वो सपोर्ट करते हैं सिटीज को, दिल्ली और चंडीगढ़ को। इसलिए स्मार्ट विलेजेस भी नेसेसरी फॉर द स्मार्ट सिटीज टू एग्जिस्ट। फिर आप दूसरा बताओगे माइग्रेशन, है ना। रूरल पुश फैक्टर हो जाएगा अगर वहां पे स्मार्ट विलेजेस नहीं होंगे, तो फिर वो अर्बन डिस्ट्रेस क्रिएट करेंगे। फिर आप बताओगे अर्बनाइजेशन विदाउट रूरल डेवलपमेंट, वो कैसी ग्रोथ होगी, अनसस्टेनेबल ग्रोथ होगी, है ना। जैसे कि रूरल इन्फ्लक्स हो जाएगा इनटू अर्बन सिटीज, फिर वो प्रॉब्लम्स होंगी स्लम की, ट्रैफिक कंजेशन की और बाकी सारी प्रॉब्लम्स। फिर आप बताओगे स्मार्ट विलेज दे एक्ट एज अ बफर टू द अर्बन स्ट्रेस। ठीक है, तो वो बफर करते हैं, नहीं तो सारा स्ट्रेस फिर कहाँ पे जाएगा, अर्बन एरियाज के अंदर। दे एक्ट एज अ बफर टू द अर्बन स्ट्रेस। पॉइंट तो तीन चार ही है, उनको घुमा घुमा के लिखना है अलग अलग वर्ड्स के अंदर बस। अगला इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, रूरल एरिया डिमांड ऑफ द अर्बन प्रोडक्ट्स। अगर रूरल एरिया में प्रोस्पेरिटी नहीं होगी तो आपने देखा होगा एक बार गांव से लोग काफी लोग आते हैं शहर में शॉपिंग करने या कुछ खरीदने के लिए। तब उनमें जो शहर में जो लोग इनके शोरूम्स है वो लोग क्या कर पाते हैं, सस्टेन कर पाते हैं। तो अगर गांव से डिमांड खत्म हो जाएगी, रूरल डिमांड, तो अर्बन एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये लिंकेज एक शो करना था आपको। ठीक है, फिर आप बताओगे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे भी, क्योंकि किसी जगह पे बहुत ज्यादा रिसोर्स कंजर्व हो रहा है तभी दूसरी जगह पे बहुत ज्यादा रिसोर्स क्या कर पा रहे, यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ऐसे एग्जांपल आप दे सकते हो कि हिमाचल प्रदेश का शिमला में इतना रिसोर्स कंजप्शन होता है क्योंकि ऑलरेडी कई गाँव में कहीं ना कहीं वाटर कंजर्व हो रहा होगा, कहीं ना कहीं वो रिसोर्स को प्रिजर्व किया जा रहा होगा, तो जब आगे सिटी सस्टेन कर पाती है। तो ऐसे आप इंटरडिपेंडेंस शो करना, ये 6-7 पैरामीटर पे लिखते हैं। फिर आप बताओगे फिर भी इसमें कुछ चैलेंजेस है और आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तो ये हम इसमें देख लेते हैं। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाला होगा था आपका, स्मार्ट सिटीज इंडिया ये वाला। ठीक है, ये सारे मैंने बता दिए आपको एग्जाम्पल के साथ, आप इसको देख लेना एक बार। चैलेंजेस है फिर भी अभी भी, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है, पॉलिसी डिस्कनेक्ट है, रिसोर्स एलोकेशन स्किल में करना क्या चाहिए। रूरल अर्बन मिशन मैंने हमेशा बताया, इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन में डालो, अर्बन मिशन डालो। ठीक है, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाओ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो ताकि लिंकेज बना रहे और सस्टेनेबल प्रैक्टिस हो। ठीक है, फिर स्मार्ट सिटी से ना कंक्लूजन करता हूँ। टेस्ट 14 हो गया, लास्ट टेस्ट आज का टेस्ट 15। टेस्ट मैंने भेज दिया ऑनलाइन वाले बच्चों को। टेस्ट 15 में कवर करेंगे मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द लिमिटेड स्पेशियल स्प्रेड। क्वेश्चन नंबर 1, 10 मार्क्स होगा, एक मिनट देख सकते हैं, टाइपिंग एरर होता है कई बार। हाँ 10 मार्क्स है ये, 150 वर्ड 10 मार्क्स, 7 मिनट्स। स्टार्ट।
ये बेसिक क्वेश्चन है, सोलर विंड पता होना चाहिए इनके बारे में, पॉइंट्स सोचने की जरूरत ना पड़े, सीधे पॉइंट्स लिखो, एग्जांपल लिखो, डेटा लिखो, इनमें यही चीज प्रिपेयर करनी होती है। मैप हो। सात सात टॉपिक कवर हो रहे हैं आपके, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर के बाद टॉपिक खत्म, विंड एनर्जी कुछ ऐड करना है इसी मॉडल आंसर में कर लेना ऐड बस। मीन्स में 400 500 टॉपिक कवर करने होते हैं, हम डेली 7 8 10 टॉपिक कवर कर ही रहे हैं, काफी एफिशिएंट है, बस कर लो इसको प्रॉपर तरीके से। मैप हर क्वेश्चन में बनाना है ज्योग्राफी के। ओवर। चलो भाई देखो, एग्जामिन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। तो पहले तो आप बताओगे पोटेंशियल, पोटेंशियल का ये बताना चाह रहा था मैं आपको कि केवल ये मत बताना रिसोर्स अवेलेबिलिटी, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर वो देखने में। तो जब भी रिसोर्स, अब यही देखते हैं कितना अवेलेबल है, और भी देखो क्या और प्रोस्पेक्ट जिससे हम उसका पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द लिमिटेड स्पेशियल स्प्रेड। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इसका दूसरा पार्ट है कि एक लिमिटेड एरिया में क्यों है ये, लिमिटेड स्पेशियल स्प्रेड क्यों है। तो पहले एक मैप बनाओ, बताओ कहाँ पे राजस्थान में कितना पोटेंशियल है, गुजरात में कितना है, महाराष्ट्र में, एक मैप बन जाएगा। इसमें 3 4 लोकेशन भी याद हो जाती है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। और अगर फिगर याद होती है तो बहुत अच्छी बात है, कहाँ पे कितना पोटेंशियल है वो। उसके बाद आ जाओ, आप बताओगे कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल इसलिए क्योंकि रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है अलग अलग स्टेट्स में, जो मैप वहां पे लग जाता। फिर उसके बाद ऑफशोर पोटेंशियल भी है। ठीक है, ऑनशोर के साथ ऑफशोर बताओ आप कि हमारी इतनी कोस्ट लाइन है, इसको मॉडिफाई कर लेना, जो अपने 11,099 कोस्ट लाइन की ना किलोमीटर लास्ट को, ये चेंज हो जाएगा कोस्ट लाइन की लेंथ। फिर बताओगे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, हमारे पास ऑलरेडी फोर्थ लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो हमारे पोटेंशियल का ही पार्ट है। बस मैं यही समझाना चाह रहा था, पोटेंशियल में केवल रिसोर्स अवेलेबिलिटी नहीं बताना, उसके अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है हमारे पास, उसको भी काउंट करो आप पोटेंशियल में, कि हमारा ये पोटेंशियल है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो इतना हम फोर्थ लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट बेनिफिट है, ये इसका पोटेंशियल है, तभी हम उसको यूटिलाइज करने में और प्रमोट करेंगे, क्योंकि इसकी इकोनॉमिकल बेनिफिट भी है, एनवायरमेंट बेनिफिट भी है। और पॉलिसी भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इसको, इवन एक हाइब्रिड पॉलिसी भी आई है सोलर और विंड की, वो डाल देना। ठीक है। तो पॉलिसी सपोर्ट, ये 4 हो गए पोटेंशियल के पॉइंट। 10 नंबर का क्वेश्चन था, एक मैप बना दिया, 4 पॉइंट लिख दिए। फिर आप बताओ लिमिटेड रीजन के स्पेशल स्प्रेड का रीजन क्या है। जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट है, क्योंकि विंड एक पर्टिकुलर विंड स्पीड चाहिए उसको, है ना। तो विंड स्पीड, विंड वेरिएबिलिटी है, टेरेन लिमिटेशन है, मोस्टली प्लेन एरिया में ज्यादा लगती है, हिल एरिया में नहीं लगेगी ज्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है, ग्रिड कनेक्टिविटी जहाँ पे नहीं होगी प्रॉपर वहां पे नहीं होगा फिर, है ना। फिर लैंड एक्विजिशन की दिक्कत आती है, तो लैंड एक्विजिशन और लैंड अवेलेबिलिटी। फिर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल बैरियर, स्टार्टिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, हाई इनिशियल कॉस्ट है। अनइवन इंसेंटिव्स है, कई स्टेट उसको प्रमोट कर रही है, कई जगह पे इंसेंटिव्स नहीं है, गुजरात तमिलनाडु में प्रमोट हो रहा है, उड़ीसा और कंपेयर टू छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है। फिर इसके एनवायरमेंटल सोशल कंसर्न है, इकोलॉजिकल कंसर्न आप बताओ। ठीक है, कम्युनिटी का रेसिस्टेंस होता है, तो ये सब आप उसमें कर सकते हो। लास्ट में कि विंड को कंपटीशन में बाकी रिन्यूएबल सोर्स से भी है, चाहे सोलर हो जाए, चाहे यूरेनियम हो जाए, चाहे बाकी और हो जाए, उनसे आप कंपटीशन फ्रॉम अदर रिन्यूएबल, जैसे सोलर का सोलर डोमिनेंस, ये फैक्टर है, इसलिए इसका क्या है, लिमिटेड स्प्रेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी थ्रू दो देर आर रीजनल, दो आएगा, दो देर आर रीजनल वेरिएशन इन इट्स डेवलपमेंट। ये भी वही क्वेश्चन आ गया उस तरीके को, विंड का था, ये सोलर का था। इसमें भी बता रहे एक बार रीजनल वेरिएशन है, तो ये आप घर से करना। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, अब हमने एक एनर्जी का कर लिया, अगला ट्रांसपोर्ट का। हाउ इज द एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट की टू द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया? 15 मार्कर 11 मिनट। इसमें जो कीवर्ड्स है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वो लिखने पड़ेंगे आपको सारे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन आ सकता है, फिर इसी थीम से आपके आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 11 मिनट्स।
और देखो भाई, अर्बन अर्बन मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। ये कीवर्ड आने चाहिए। केस स्टडी कहाँ पे गया है, ठीक है। तो एफिशिएंट होगा, अफोर्डेबल होगा, अर्बन मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तो कैसे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देगा, तो इकोनॉमिक के जितने पैरामीटर है वो सारे लिखा दो। चाहे वो लेबर हो, चाहे पॉवर्टी हो, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, वो सारे पैरामीटर आने थे, ठीक है। अब देखो कैसे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा वो, एक तो रिड्यूसिंग ट्रैवल टाइम कम हो जाता है इसके थ्रू, ठीक है। फिर लेबर फोर्स मोबिलिटी बढ़ जाती है। अब इजीली लेबर आएगा तो अगेन इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। अफोर्डेबल प्राइस मिल जाते हैं और कंफर्ट मिलता है लेबर को, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो। फिर आप बताओ, इट बूस्ट अर्बन एग्लोमरेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। कहीं ना कहीं कई लोग ट्रांसपोर्टेशन कारण नहीं जा पाते, एग्लोमरेशन बनेगा, भीड़ भी होगी, तब भी मास रैपिड से जा सकते हैं, एग्लोमरेशन को प्रमोट करता है। उसके साथ साथ अट्रैक्टिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स, लोग देखते हैं कि यार यहाँ पे अर्बन, तभी तो दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, जहाँ पे ऑलरेडी मेट्रो होती है, वहीं इन्वेस्टमेंट भी आती है फिर वहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। ये सारे पार्ट है, तो एफडीआई हो गया, इन्वेस्टर हो गया, जो इकोनॉमिक्स के पैरामीटर थे उनको लिंक करना था यहाँ पे। पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करेगा, ठीक है। अगर पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होगी, कैसे, लेस एमिशन होंगे उससे, तो उससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो रहा है ना, एचआरडी। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होएगा तो वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। कुछ इनडायरेक्ट पॉइंट भी लिखने ही है, ठीक है। फिर प्रमोट सोशल इंटीग्रेशन, सोशल इंक्लूजन, ये सब होता है, उससे एक हार्मनी होती है, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। उसके साथ साथ एक स्कोप बढ़ जाता है, एक्सपेंडिंग द असेस टू जॉब्स। अब कोई लोग दूर तक भी जाके अपना काम कर सकते हैं और सेफली वापस आ सकते हैं। एक जेंडर वाला एंगल मैं भूल गया, वीमेन कंपैरेटिवली फील सेफर इन दिस अफोर्डेबल एफिशिएंट मार्क। दिल्ली का साफ साफ एग्जांपल दो, कितना विमेन एम्पावरमेंट और कितना विमेन जॉब बढ़िया दिल्ली में आफ्टर द मेट्रो। पेरेंट्स भी सिक्योर रहते हैं कि नोएडा जाके भी आ जाएगी बेटी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो उस सेंस में। तो ये विमेन वाला एंगल मैंने मिस किया, पर अभी याद आ गया तो लिख सकते हैं, मतलब ये अच्छा एंगल है, क्योंकि मैंने हमेशा बोले ह्यूमन एंगल जरूर डालो लास्ट में, तो उसमें डाल दो। कैसे ये विमेन एम्प्लॉयमेंट को भी पुश कर रहा है, मास रैपिड सेफ जो अफोर्डेबल है पूरा, ठीक है। फिर पॉवर्टी भी डिक्रीज होती है, उसको यहाँ से कर सकते हो, बिकॉज इट इंक्रीज द असेस टू मोर जॉब्स। तो उससे फिर क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, लाइवलीहुड सिक्योर होगी, पॉवर्टी कम होगी। पॉवर्टी भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं करना था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ बिग वर्ड, उसमें सारे आने थे आपके। इवन हेल्दी एनवायरनमेंट भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है, ऐसे लिंक करना था। जितना ब्रॉड सोचोगे उतना ब्रॉड आंसर लिखोगे। कई जीडीपी में लगे होंगे बस, और अर्बन प्लानिंग खत्म, वहां पे नहीं चलेगा ना, आगे ब्रॉड करना है आंसर को। कैटलाइजिंग अर्बन प्लानिंग, अब जहां जहां पे आपकी मेट्रो जाती है वहां पर आपको पता ही है, प्लॉट कट जाते हैं, प्लानिंग हो जाती है, कहाँ पे क्या शॉप आएगी, कहाँ पे क्या कमर्शियल होगा, रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो पूरी प्लानिंग को ही कैटलाइज कर देते हैं कि कैसे नेक्स्ट लेवल प्लानिंग होगी। कैटलाइजिंग अर्बन प्लानिंग एंड ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट, फिर उसके आसपास डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जहां जहां पे ट्रांसपोर्ट जा रहा है वहां पे डेवलपमेंट, ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नागपुर मॉडल लिख सकते हो यहाँ पे। फिर आप बताओगे रियल स्टेट के प्राइस है जो एरिया, वो अपलिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये तीन केस स्टडी, इनके थ्रू आप समझा सकते हो, दिल्ली मेट्रो की, कोची वाटर मेट्रो की, और मुंबई लोकल ट्रेन की। लास्ट में कंक्लूजन में ये हमारे सपोर्ट करेगा विकसित भारत बाय 2047। और ये इसका एक मोटो रहता है, मूव पीपल नॉट व्हीकल, लोगों को मूव कराओ, व्हीकल्स को नहीं, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स लिखने, ऐसे डायमेंशंस खोलनी। अब तुम्हारा दिमाग खुल गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन आएगा तो तुम ब्रॉड लिखोगे ना कि नैरो लिखोगे, क्योंकि मैंने 7-8 पॉइंट तुम्हें बता दिए काम काम में, बस इतना ही करना है अपने को। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है उसको आराम से, क्योंकि सारे क्वेश्चन वहां पे डाइवर्स एक ही आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो बाकी और कुछ आएगा फिर। हर एक के 7 पॉइंट याद है, कर देंगे हमको, कोई दिक्कत नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं। इसके बाद वाला है इनलैंड वाटर का है, वो आप लिख लेना, इजी है, कोई कंपैरेटिवली कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इनलैंड वाला नहीं करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे हम। इनलैंड, एनुमरेट द प्रॉब्लम्स, बस आप एनुमरेट वाला नंबर 1 2 3 4 लिखना है, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, सीधा क्वेश्चन है, ये कर लेना। ये वाला करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन आज का। डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ गोंडवाना लैंड, इट्स माइनिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट मच लेस टू जीडीपी इन द परसेंटेज डिस्कस। 10 मार्क्स 7 मिनट्स।
लगभग डेली तुम 7-8 क्वेश्चन लिख रहे हो, तो हाथ को इतनी वैसे आदत पड़ जाएगी। एक वो उस दिन नॉर्मल लगेगा तुम्हें 20 क्वेश्चन लिखना। चलो देखते। डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द गोंडवाना लैंड, तो पहले गोंडवाना लैंड के बारे में बता दो, मैप बना ही लिया हुआ है ये वाला ना। और गोंडवाना लैंड की कंट्रीज कैसे रिच है, कौन कौन से मिनरल में रिच है, उन सब के बारे में बता दो आप यहाँ पे। कौन कौन सी कंट्री है, किन किन मिनरल में रिच है। उसके बाद भी हमारे यहाँ पे बस जो माइनिंग एक्टिविटी दे कंट्रीब्यूट टू 2.5% ऑफ जीडीपी। अब उसके पीछे रीजन बताओगे, भगवान ने सब कुछ दिया है हमें, ऐसी बात नहीं, नेचुरली वी आर एंडाउड, है ना। पर हम कैसे पीछे रह गए वो देखना है बस। रीजन फॉर द लो कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, कि भाई यहाँ पे जो रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स है या पॉलिसी बोटलनेक्स है, वो एक रीजन बताओगे आप। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लाइसेंसिंग रेजिम, पॉलिसी इंस्टेबिलिटी है, सेंटर स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है माइनिंग को लेके। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल सोशल चैलेंजेस, ये एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, लैंड एक्विजिशन इश्यूज, केस स्टडी नियामगिरी का बता देना बॉक्साइड वाला। कहने का मतलब क्वेश्चन नहीं कॉम्प्लेक्स, पॉइंट तो वही है सारे, कि नेचुरली एंडोव्ड है, फिर क्या दिक्कत आ रही है वो बताओ आप इस तरीके से। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी के बता दो, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक बॉटलनेक्स। ठीक है, फिर एक्सप्लोरेशन इन्वेस्टमेंट, हम उसमें एक्सप्लोरेशन में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आर एंड डी में नहीं कर रहे, वो सारी बातें बता दो। टेक्नोलॉजी है ना। डोमिनेंस ऑफ इनफॉर्मल और स्मॉल स्केल माइनिंग, ज्यादातर इनफॉर्मल है, स्मॉल स्केल है। हाई लेवीज है, चार्ज बहुत ज्यादा लगते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती फिर उससे। पुअर एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी और वो सारा, है ना। और लास्ट में मोनोपोली ऑफ पीएसयूज, पीएसयूज की मोनोपोली काफी एरियाज में। फिर करना क्या चाहिए, इन सबको ठीक करना है, स्ट्रीमलाइन करना है, रेगुलेशंस को, एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आनी है, वैल्यू एडिशन को प्रमोट करें। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करो, और माइनिंग कैसी हो, सस्टेनेबल हो, लैंड एक्विजिशन का पार्ट वो एड्रेस करो। ठीक है, और बूस्ट एक्सप्लोरेशन, ये आपको तरीका बताना। क्योंकि एक प्रॉब्लम थी, उसके रीजन बताए और फिर उसके सॉल्यूशन बताए। ठीक है, तो ज्योग्राफी हमने कर लिए कंप्लीट। किसी को कुछ पूछना हो मेरे से पूछ लेना ज्योग्राफी के रिगार्डिंग। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे नया सेक्शन ऑफ जीएस पेपर 1। जीएस 1 में ज्योग्राफी कंप्लीटेड, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी और हिस्ट्री एंड कल्चर, ये 3 पार्ट है। ये हमने कल लिया है, कल से हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री एंड कल्चर वाला पार्ट। इसमें जो टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 दोनों एक साथ कल होंगे। कल टेस्ट 1 और टेस्ट 2 प्रिपेयर करके आ जाना, हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक्स देख लो क्या क्या है। प्री हिस्टोरिक होगा, वैदिक होगा, आईवीसी होगा, जैनिज्म होगा, बुद्धिज्म होगा। स्टार्टिंग में ये टॉपिक आते हैं, वो दो पहले 2 टॉपिक है ना, ये ना, ये 2 टॉपिक कल प्रिपेयर करके आना, दोनों खत्म करवा दूंगा। उनमें क्या कीवर्ड्स है, क्या हम यूज कर सकते हैं, वो देख लेंगे। ऐसे 2 या 3, 2-3, अब जल्दी हो जाएगा। ज्योग्राफी थोड़ा लेंथी था, बड़ा था, ठीक है ना। क्वेश्चन भी आए हुए थे काफी। सोसाइटी के तो 6-7 है, फटाफट हो जाएंगे। और एक मैं इस बार ऐसे करूंगा कि मंडे टू फ्राइडे, कल मंडे हो गया ना, ट्यूसडे से फ्राइडे आपका हिस्ट्री कराऊंगा। सैटरडे को आप लोग प्रिपेयर करके आओगे एथिक्स का टेस्ट 1, जो पहला वाला पार्ट है। तो एक टेस्ट उस दिन लंबा रखेंगे, टेस्ट 1 करेंगे एथिक्स का। ऐसे नेक्स्ट वीक पूरा हिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे, लास्ट सैटरडे को हम कर लेंगे एथिक्स का टेस्ट 2। तो वीक में एक टेस्ट एथिक्स का रखूंगा, ताकि एकदम से ज्यादा वो भी ना, हिस्ट्री में बोरियत ना हो तुम्हें, और हिस्ट्री खत्म भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और साथ साथ एथिक्स के भी 3-4 टेस्ट निपट जाएंगे। फिर उसके बाद पेपर 1 जैसे कंप्लीट होगा, फिर एथिक्स के जो बचे हुए टेस्ट है वो करवा दूंगा। तो टारगेट मेरा यही है, 7-8 जुलाई तक पेपर 1 और पेपर 4 कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, फिर पेपर 2 और 3 में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मोस्टली करंट बेस्ड आते हैं। कुछ पैटर्न्स मैं निकालूंगा, तो फिर जो ही जुलाई, सॉरी ये, हाँ जुलाई अगस्त 10 तक खत्म करेंगे पूरा, ताकि तुम्हें 10-12 दिन मिले रिवीजन के लिए। बीच बीच में सेक्शन और फुल लेंथ जो इस बार मेंस दे रहे हैं वो देते रहना, मैं उनको एक बार देख लूंगा, क्या हम जो चीजें सीख रहे थे, क्या हम वहाँ पे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, है ना। और मोस्टली देखना तुम्हें मिलेंगी चीजें, तो तुम्हें और कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हिस्ट्री के लिए मिलते हैं कल 4 बजे। थैंक यू।